नेपाल में लग चुका है एक नया दौर। जी हाँ, पुरानी और कन्वेंशनल गवर्नमेंट को हटाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं वहां के जेनजी प्रोटेस्टर्स। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे नेपाल का पूरा सिनेरियो एक दिन में बदल गया। कैसे पहले ये सोशल मीडिया बैन शुरू हुआ, उसके बाद से प्रोटेस्टर्स या फिर मैं बोलूं जेनजी प्रोटेस्टर्स के बीच में एक अनरेस्ट आ गया। उनके बीच में एक गुस्सा आ गया कि गवर्नमेंट हमारे साथ कितना गलत करती जा रही है और अब कितना और गलत करेगी। और वो सड़कों पे उतर आए, जिसमें वो पार्लियामेंट की तरफ जाने लगे, वहां डिस्ट्रक्शन करने लगे। तभी उन पे ओपन फायरिंग हो गई और करीबन 20 लोगों की मौत हो गई। इससे ये झगड़ा और ये प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट से बहुत ऊपर और बहुत आगे बढ़ गया। जी हाँ, फिर उन्होंने गवर्नमेंट के जितने भी मैक्सिमम ऑफिशियल्स जिनको भी वो पकड़ सकते थे, उनको पकड़ के घसीट घसीट के रोडों पे मारा, उनके घर जला दिए और ऐसी बहुत सी अनहोनी चीजें हुई। जी हाँ, इन सब चीजों को देख के नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे ओली, उन्होंने रिजाइन किया और फट से अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर भाग गए। इस टाइम पे नेपाल की यूथ के अंदर इतना गुस्सा भरा है जिसका कोई जवाब नहीं है। इतनी चीजें, इतनी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं, वो करप्शन से इतना परेशान हो चुके हैं कि उन्हें बस छुटकारा चाहिए। उन्हें एक नई गवर्नमेंट चाहिए, एक नया यूथ रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, जिससे जो इंडस्ट्रीज लाए, स्टैब्लिशमेंट करे नेपाल के अंदर। वो थक चुके हैं अपने भाई बहनों दोस्तों को नेपाल एक कंट्री छोड़ते हुए देखकर। और सबसे बड़ी चीज, उस कंट्री में 40% लोग यूथ के हैं। किसी कंट्री का अगर 40% यूथ ही हो जाएगा तो फिर आप सोच लीजिए ना, उसका आक्रोश, उसको जॉब ना मिलना, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको उस लेवल का स्टेटस नहीं मिलना कितना ज्यादा अंदर से डिफिकल्ट है। और दूसरी ओर वो नेपो किड्स जो सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रीज और इन सब के बच्चे हैं, वो लुई विटॉन सक्सेस पा रहे हैं, उनकी शादियां से लेके एक तरफ आप नेपाल में एक्सट्रीम गरीबी देखेंगे तो दूसरी तरफ आप एक्सट्रीम रिचनेस देखेंगे। इसकी जो बीच की लाइन है, उसके बीच के जो लोग फंसे हुए हैं, वो एक तरीके से हताश हो चुके हैं वहां पे। जी हाँ, हालांकि प्रोटेस्ट में जो बहुत ज्यादा वॉयलेंट प्रोटेस्ट हो गया वो भी किसी हद तक सही नहीं था। चीजें थोड़ी आराम से भी देखी जा सकती थी, पर काफी हद तक भयावह स्थिति देखने को मिली। एक तरीके का रिवर्स हो गया, नॉस्टैल्जिया हो गया, जैसे हमने बांग्लादेश और श्रीलंका में देखा था। जी हाँ, कुछ वही सब चीजें आज भी हमें देखने को मिली। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि अब नया क्या हो गया है नेपाल में, जिसके वजह से हमें फिर से लग रहा है कि डीप स्टेट का पूरा दौर कहीं वापस ना आ जाए। जी हाँ, अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे आर्मी कंट्रोल ले चुकी है नेपाल के अंदर। अभी प्रोटेस्ट एक तरीके से खत्म नहीं हुआ है, पर कोई वॉयलेंस का भी अभी कोई वॉयलेंस सामने नहीं आ रही है। साथ ही साथ 1000 से ऊपर लोगों की करीबन वो काफी इंजर्ड हो चुके हैं और डेथ टोल अभी इतना नहीं रहा है। डिस्ट्रक्शन भी ठीक ठाक रहा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा है जितना भयावह हमने बांग्लादेश वगैरह में देखा था। इस टाइम पे थोड़ी चीजें कंट्रोल्ड है, आर्मी सब चीजें देख रही है। और क्या कहते हैं, नेपाल के यूथ रिप्रेजेंटेटिव ने वहां की जो चीफ जस्टिस थी उन्हें अपना एक्टिंग पीएम मान लो या लीगल एडवाइजर या फिर नेशनल एडवाइजर मान लो, वो बनाया है फॉर टाइम बीइंग, कि तब तक वो हर चीज पे कैलकुलेट करे, फिर हर चीज को मॉनिटर करे, संरक्षण एक तरीके का रखे हर चीज के ऊपर, और उसके बाद से फिर से एक री इलेक्शन हो और जो मैं आपको फेमस मेयर की बात कर रही थी वो जीते और वो पावर में आए और नया प्राइम मिनिस्टर बने नेपाल का, जो यूथ की बात समझे, जो यूथ के हित के लिए लड़े, जो यूथ के लिए और अपने पॉलिटिकल करप्शन से दूर रहे। एक खास वजह जिसकी वजह से नेपाल ने इन क्या कहते हैं चीफ जस्टिस को चुना है, वो ये था कि वो पॉलिटिक्स से उनका कोई मतलब नहीं था, वो लॉ और लॉ मेकिंग में थी। तो इसलिए उनको चुना गया ताकि वो एटलीस्ट पॉलिटिकल करप्शन नहीं करेंगी, जिससे यूथ बहुत परेशान है। उन्हें लगा कि वो एक क्या कहते हैं न्यायाधीश है, तो फिर वो अपने सारे जो डिसीजन भी होंगी वो पंक्चुअलिटी और नॉन बायसनेस के साथ लेंगी। ये सब कुछ कैरेक्टर्स थे उनके जो नेपाल की पब्लिक को काफी अट्रैक्ट करते हुए दिखे गए और जिस वजह से नेपाल की पब्लिक ने ये स्टेप लिया। अब देखना ये होगा कि क्या ये सब भी एक तरीके से
किसी वेस्टर्न कंट्री या फिर कोई इंटरनेशनल कंट्री का एक तरीके की साजिश है कि नहीं? क्योंकि अगर आप देखेंगे सिमिलर चीजें आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिलेगी। कैसे वहां पे स्टूडेंट काउंसिल का प्रोटेस्ट हुआ रिजर्वेशन के लिए, वो छोटा सा प्रोटेस्ट बहुत दूर तक गया। कैसे शेख हसीना ने वहां पे रिजाइन किया और कैसे वो इंडिया भाग कर आ गई। सिमिलर वे में आपको ये पैटर्न भी दिखेगा। और कैसे मोहम्मद यूनुस जो वहां पे नोबेल पीस विनर थे, उनको आपने क्या कहते हैं, एक एक्टिंग, आप पीएम भी मत बोलिए, पर एक तरीके का जनरल एडवाइजर बना दिया गया। और अब बांग्लादेश में दोबारा इलेक्शन हो ही नहीं पा रहे हैं ढंग से, क्योंकि इतनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। मोहम्मद यूनुस एक अलग रिफॉर्म्स बनाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन और इन सब चीजों के लिए, जिसमें काफी टाइम लग रहा है। और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज इस टाइम पे काफी हद तक आक्रोश में कि क्यों नहीं हो रहा है। सिमिलर वे में नेपाल में इनका ये जो चीफ जस्टिस है, इनका एक तरीके से एंट्रेंस आई है। इनकी पीछे की कहानी क्या है, चीजें क्या है, वो तो अभी बहुत हद तक क्लियर नहीं है, अभी क्लीन चिट है। पर पैटर्न इतना सिमिलर कैसे हो सकता है किसी भी कंट्री का? पर प्रॉब्लम ये है कि अब प्रॉब्लम इंडिया के लिए भी आएगी। नेपाल से अगर लोग निकलेंगे वहां से, तो फिर इंडिया में सबसे ज्यादा वो भाग कर आते हैं। अगर वहां पे नई गवर्नमेंट आएगी या फिर अनरेस्ट और से ज्यादा बढ़ी, तो भी इंडिया पे प्रेशर आएगा। लोग भर के यहाँ पे जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी है, काफी चीजें हैं। अब उस चक्कर में अगर नेपालीज भी हमारे यहाँ आने लगे या बसने लगे, तो काफी हद तक एक क्योस और अनरेस्ट की सिचुएशन आप देख सकते हैं। दूसरी ओर नेपाल में काफी और कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि ये सब चीजें गलत हैं। वो स्टूडेंट को प्रोटेस्ट के लिए चीजें कह रही हैं कि उन्हें ये नहीं करना चाहिए, इतना वॉलेंटली एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये सारे यूथ के जो प्रोटेस्टर्स है, ये गवर्नमेंट के नाम से ही चिढ़ गए हैं। आप मानेंगे नहीं, इन्होंने सिर्फ क्या कहते हैं, अपनी रूलिंग पार्टी को ही नहीं मार गिराया, पर ऑपोजिशन के भी लोगों पे उतना ही हमला किया। तो ये सब जो चीजें हैं, ये आक्रोश बता रही है कि उनको किसी पर्टिकुलर पार्टी के बंदे से प्रॉब्लम नहीं है, उनको इन जनरल पॉलिटिकल पार्टीज का इतने टाइम में कोई डेवलपमेंट नहीं करना, वो दिक्कत है। नेपाल के 17 साल में 15 गवर्नमेंट बन चुकी है अभी तक। तो ये सब जो पूरी चीजें हैं, वो सब नेपाल के लिए बहुत डिस्टर्बिंग है कि पहले मोनार्की देखा, फिर ये देखा, उसके बावजूद भी एक तरीके का मतलब सिचुएशन, डेमोक्रेसी, ये सब चीजें आ नहीं पा रही है नेपाल के अंदर। इंडस्ट्रीज मर रही हैं, इतने ग्लोबल ट्रेड्स हो रहे हैं हर जगह, और नेपाल के वो ट्रेड्स अलायंसेस, यूएन वगैरह में चीजें, वो सब लो होती जा रही हैं। तो ये सब जो क्या कहते हैं, एक ये जो इंडिविजुअल्स की ये जो क्या कहते हैं इशू है नेपाल में, वो बहुत ही क्या कहते हैं एक वॉइस देगा इस पूरे प्रोटेस्ट को। जो क्योंकि उनको जॉब्स और वो कैपेबिलिटी जितनी भी चीजें हैं, तो फिर ये सब जो चीजें हैं, ये एक तरीके की भयावह स्थिति लेकर आ रही है, डर लेकर आ रही है यूथ के अंदर कि मैं क्या और कैसे करूं। आप सपोज करिए, आप अपने शहर में, आपको कहीं दूर भागना पड़ेगा, अपने शहर से दूसरे शहर में, तब आपको इतनी इशू होती है। पर अगर आप सिमिलर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, तो भी आपको तो आपकी दिक्कत और बढ़ जाएगी। कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, इतना कुछ है। इन सिमिलर मैनर नेपाल का यूथ भी इसी तरीके से डरा हुआ है। नेपाल का जो एनजीओ है और ह्यूमन एक्टिविस्ट ग्रुप है, जो ये प्रोटेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, उसको काफी हद तक फंडिंग आई है इंटरनेशनली कंपनी से, और सबसे बड़ी फंडिंग आई है कोको कोला से, जो कि एक यूएस ब्रांड है। तो इससे ये भी कहीं से निकल सकती है चीजें कि क्या यूएस भी ये नेपाल के प्रोटेस्ट को प्रोपगेट कर रहा है, क्योंकि इस तरीके से फंडिंग आना, चीजें आना बहुत अलग थी। दूसरा आया वाइबर कंपनी से, जो कि जापानीज कंपनी है, जापान ही इस हित में है। तो मैं यही तो कहती हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज का कुछ ना कुछ आप देखिए तो हाथ या पैर या उंगली कुछ ना कुछ निकल ही जाता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, अगर वो ग्लोबल साउथ ईस्ट एशिया, अगर वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हो रही है। इस टाइम पे एक एक करके सारी जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, वो सारी गिरती जा रही है। वहां की गवर्नमेंट कोलैप्स कर रही है, शांति भंग हो रही है, अपने आप में उनके अंदर अनरेस्ट चल रहा है, इतना अनरेस्ट कि वो अपनी बाउंड्री और चीजों के और सब चीजों पे इतना ध्यान नहीं दे सकते हैं। तो ये सब जो सिचुएशन है इस टाइम पे, ये काफी हद तक इंडिया के लिए टेंशनिंग है। इस पे हमें केयरफुली एक्ट करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और एबीसी हिंदी देखते रहना चाहिए। जी हाँ, अगर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए, और बेल आइकन हिट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।